हेलो एवरीवन, आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप जरूर अटेम्प्ट करिए और कमेंट में मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट किए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोल्शेविज्म? हिंदी में बोल्शेविज्म का अर्थ क्या है? ए माइनॉरिटी, बी पॉलिटिकल पार्टी, सी प्रेशर ग्रुप, डी मेजॉरिटी। अल्पसंख्यक है या फिर राजनीतिक दल या दबाव समूह या बहुमत। पर्टिकुलरली आपसे ये बोल्शेविज्म वर्ड का मीनिंग पूछ रहा है। ये वर्ड आपने कई बार सुन रखा होगा। वीडियो को पॉज करिएगा और अपने आंसर्स आप लिखा करिएगा, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट किए हैं। आप बताइए कि इस शब्द का अर्थ क्या है। सारे ऑप्शन आप देख लीजिए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बोल्शेविज्म का अर्थ मतलब बहुमत है। ये एक रशियन वर्ड है, रूसी शब्द है। और 1903 में जब रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी का डिवाइडेशन हो गया, वो पार्टी डिवाइड हो गई, जिसमें कि लेनिन के दल के बहुमत भाग पर नियंत्रण हो गया, जिसे बोल्शेविक दल कहा जाता है। और जबकि दल के माइनॉरिटीज को मेंशेविक कहा जाता है, जिनके लीडर मार्टोव थे। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म रिफर्स टू फाइनेंशियल कैपिटलिज्म? किसके अनुसार पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था का आशय वित्तीय पूंजीवाद है? ए कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी एंजल्स, डी ग्राम्सी। बताइए, आपने हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म इस शब्द का इस्तेमाल पहले भी कई बार सुना होगा, और बिल्कुल इसी शब्द से ही रिलेटेड इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेनिन। अब मैंने क्यों कहा कि आपने हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म शब्द का इस्तेमाल सुना होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं, क्योंकि लेनिन की किताब है जिसका नाम है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। लेनिन ने ये कहा भी है और साथ में इन्होंने इसे एकाधिकारवाद पूंजीवाद भी कहा है। अपनी बुक इंपीरियलिज्म द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में लेनिन ने कहा कि इंग्लैंड, फ्रांस जैसे डेवलप्ड कैपिटलिस्ट स्टेट जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है या छोटे कॉन्टिनेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इस शोषण से सर्वहारा वर्ग यानी प्रोलेटेरिएट क्लास को भी प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए वहां पर रेवोल्यूशन, क्रांति नहीं हो पा रही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ आइडियोलॉजिकल चेंज इन सिविल सोसाइटी? नागरिक समाज में वैचारिक परिवर्तन करने के समर्थक कौन हैं? ए कार्ल मार्क्स, बी प्लेटो, सी ग्राम्सी, डी कन्फ्यूशियस। सिविल सोसाइटी पर देखिए, मैंने पहले भी कई क्वेश्चंस कराए हैं, तो अगर आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या फिर पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चंस पहले के नहीं लगाए हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप ज़रूर लगाइए। देखिए, क्या है कि आपके एग्जाम में आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल सकता, बस उस टॉपिक पर क्वेश्चन मिल सकता है। एग्जैक्टली क्वेश्चन कभी भी आप एग्जाम में कॉपीड नहीं देखेंगे। स्पेशली इस एग्जाम में आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन कॉपी नहीं रहेंगे, बस उस टॉपिक पर और उस क्वेश्चन को ही मोल्ड करके ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन कई तरीके से एग्जाम में आता है। अब सिविल सोसाइटी की बात मैंने पहले की है, तो अगर पहले का वीडियो जिसने देखा होगा तो वो इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकता है, कर सकती हैं। बताइए, नागरिक समाज में वैचारिक परिवर्तन को किसने सपोर्ट किया है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब एंटोनियो ग्राम्सी आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने
सिविल सोसाइटी पर बहुत जोर दिया है। अब इनकी सिविल सोसाइटी, इनके नागरिक समाज में क्या क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने सिविल सोसाइटी में चर्च, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और ट्रेड यूनियन को रखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच बुक इट इज रिटन दैट देयर इज नथिंग टू लूज फ्रॉम द वर्कर्स, ओनली द फेटर्स एंड द होल वर्ल्ड टू गेन। हिंदी में किस पुस्तक में लिखा है कि श्रमिकों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल बेड़ियां हैं तथा पाने के लिए सारा संसार है। ए जर्मन आइडियोलॉजी में, बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, सी वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट में, या डी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में। ये देखिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बहुत आते हैं। पर्टिकुलरली स्टेटमेंट है और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस बुक में है, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस भी ज़रूर लगाइए। देखिए हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आएगा इसका आपको कोई क्लियर आइडिया नहीं है। जब आप सारे क्वेश्चंस लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इस टॉपिक पर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में। आप बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए आपको ये पता चल रहा होगा इस स्टेटमेंट से कि यहाँ पर वर्कर की बात हो रही है और ये बुक भी यहाँ पर कार्ल मार्क्स की मेंशन्ड है। तो आप बताइए कि किस बुक में आप कार्ल मार्क्स ले लीजिए और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में जो पब्लिश हुई जर्मन लैंग्वेज में, जिसे फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर लिखा है, उसी में ये स्टेटमेंट मेंशन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू whom rights are natural because they are necessary for the moral development of the individual, not natural because they were in the natural state before the establishment of the state। किसके अनुसार अधिकार प्राकृतिक इसलिए हैं कि व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं, ना कि इसलिए प्राकृतिक हैं कि वह राज्य स्थापना से पहले प्राकृतिक अवस्था में थे। ए अरिस्टोटल अरस्तु जी, या बी हीगल, या ग्रीन, या फिर थॉम्पसन। अधिकार को नैतिक विकास के लिए जरूरी किस विचारक ने माना है, ये आपके लिए थोड़ा सा हिंट है, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ इतना पता है तो। देखिए अगर कोई स्टेटमेंट है या कोई ऑथर बुक है तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर देने में मिनिमम मैक्सिमम 30 सेकेंड लग सकते हैं, वहाँ पर आप कुछ गेस नहीं कर सकते। अब ये स्टेटमेंट है, अब इस स्टेटमेंट का आधा मैंने आपको पार्ट बताया कि किस थिंकर ने कहा है कि राइट्स मोरल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही कर सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टी.एच. ग्रीन। आपको पता होगा कि ये अधिकार को ज़रूरी मानते हैं व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए, और इन्होंने ही ये बात कही है। यहाँ पर ये दरअसल जॉन लॉक को क्रिटिसाइज तो नहीं, पर उनका एक तरह से खंडन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे कि जॉन लॉक ने कहा कि नेचुरल राइट्स लोगों को नेचुरली प्राप्त हैं और ये राज्य नहीं ले सकता उनसे, बल्कि राज्य को इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। जॉन लॉक ने बताया था कि ये नेचुरल राइट है, तो ये राइट्स कोई नेचुरल नहीं है। इन्होंने कहा कि ये राइट एक इंडिविजुअल के पास इसलिए होने चाहिए क्योंकि इससे इंडिविजुअल का मोरल डेवलपमेंट होगा, और सिर्फ यही कारण होना चाहिए कि ये एक इंडिविजुअल के पास हो। ऐसा नहीं है कि वो प्राकृतिक अवस्था में थे, इस वजह से राज्य की स्थापना से पहले इसलिए ये रहें एक व्यक्ति के पास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। किसने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की कड़ी आलोचना की? ए कार्ल मार्क्स ने, बी हीगल ने, सी ग्रीन ने, डी सेबाइन ने। फ्रांसीसी क्रांति पर मैंने कई क्वेश्चंस कराए हैं। अब यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि इसको क्रिटिसाइज किसने किया। अब जो विचारधारा फ्रेंच रेवोल्यूशन में रही होगी उसके खिलाफ ही इनमें से किसी थिंकर ने बोला होगा, तभी तो वो क्रिटिसाइज कहलाएगा, तभी वो आलोचना कहलाएगी। आप बताइए कि किस थिंकर ने क्रिटिसाइज किया है। ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हीगल ने 1789 की
फ्रांसीसी क्रांति को क्रिटिसाइज किया है। क्यों किया है? अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था, वहाँ पर स्वतंत्रता की मांग हो रही थी, लोग फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे स्टेट से। बट हीगल, आपको पता होगा कि ये पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि समाज को ही अधिकार है कि वह इंडिविजुअल की स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करे और राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता होती है। ये हीगल के विचार थे, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से बिल्कुल उल्टे थे। इसीलिए इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को क्रिटिसाइज किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है, विच थिंकर कॉल्ड मिल अ रिलक्टेंट डेमोक्रेटिस्ट? किस विचारक ने मिल को अनिच्छुक लोकतांत्रिकवादी कहा? ए बार्कर, बी वेपर, सी बेंथम, डी टॉकविल। जेएस मिल एक रिलक्टेंट डेमोक्रेट है, ये सबको पता होगा और इस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर भी है, एक्सपेक्टेड भी है, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर लगाया करिए। इससे आपको प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है और क्या आ सकता है, दोनों के आइडियाज मिल जाएंगे। अब ये आपको पता है कि मिल को रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है, पर किसने कहा? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, बार्कर ने या वेपर ने या बेंथम ने या फिर टॉकविल ने? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीएल वेपर ने मिल को अनिच्छुक लोकतांत्रिकवादी कहा है। क्यों कहा है? अगर आप जेएस मिल का डेमोक्रेसी पर थॉट पढ़ेंगे तो उन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है, वोट की बात भी की, फीमेल रिप्रेजेंटेशन की भी बात की है, पर इनको अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहने का क्या यहाँ पर मीनिंग है? इसलिए क्योंकि जेएस मिल इंडिविजुअल्स को इक्वल वोट देने का सपोर्ट नहीं करते हैं। इन्होंने कहा था ना कि जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कई बार वोट दें, और इन्होंने ये भी कहा है कि जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है वो हर सोसाइटी पर लागू नहीं हो सकता। इन्हीं दो कारणों की मेन दो कारण यही थे जिनकी वजह से वेपर ने मिल को रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, हुज वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट इज पार्शियल एंड इनकम्प्लीट? किसकी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना आंशिक और अधूरी है? ए प्लेटो, बी बेंथम, सी जेएस मिल, डी जेम्स मिल। अब आपने चारों के ही स्टेट पर थॉट पढ़े होंगे, फिर वो प्लेटो का स्टेट हो या बेंथम के स्टेट के व्यूज हों या जेएस मिल के हों या जेम्स मिल के पर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। ये आपके सिलेबस में कम पूछा जाता है वैसे, तो आपने सबका स्टेट पढ़ा होगा। अब किसकी वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट पार्शियल और इनकम्प्लीट है, ये आपको यहाँ पर बताना है। देख लीजिए क्वेश्चन को, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंथम का जो स्टेट है वो पार्शियल और इनकम्प्लीट कंसेप्ट उसका है। क्यों है? क्योंकि बेंथम, देखिए क्वेश्चन जानने के बाद, आंसर जान जाने के बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना समझदारी नहीं होती। आप अगर क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसका आंसर जान रहे हैं, तब आप ये भी जानिए कि अगर ये आंसर सही है तो क्यों सही है। हो सकता है कि आप अगर क्यों पर जाएंगे तो आपको उस टॉपिक के बारे में और क्लियरिटी होगी और कुछ आप जानेंगे। इसलिए सिंपली क्वेश्चन को लगा के आंसर लगा देने से आगे बढ़ जाना ये सही नहीं है आपके एग्जाम के लिए। आपको जानिए अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ये सही है तो क्यों सही है, उससे आपको उस थिंकर की विचारधारा का भी पता चल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर बेंथम का आया कि बेंथम का वेलफेयर स्टेट आंशिक और अधूरा है। अब बेंथम का राज्य के बारे में विचार क्या था, जब आपको पता होगा तभी तो आप जानेंगे कि उनकी संकल्पना आंशिक और अधूरी है। देखिए बेंथम ने जो वेलफेयर स्टेट की बात की है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने अपने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में कहा है कि राज्य को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में दखल नहीं देना चाहिए। आर्थिक गतिविधियां जो स्टेट में चल रही हैं उनमें स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसी वजह से इनके स्टेट के कंसेप्ट को पार्शियल और इनकम्प्लीट कहा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच द वैल्यू ऑफ ह्यूमन करप्शन इज द रीजन सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस नॉट ह्यूमन नेचर? किसके अनुसार मानव के भ्रष्ट होने का मूल्य कारण समाज और संस्थाएं हैं, मानव स्वभाव नहीं? ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी एरिस्टोटल। अब ह्यूमन नेचर भी देखिए आपने चारों ही थिंकर का पढ़ा होगा। हॉब्स का भी ह्यूमन नेचर पढ़ा है, लॉक का भी पढ़ा है, रूसो का भी पढ़ा है और अरस्तु जी का भी पढ़ा है।
अब किसी ने ये कहा कि मानव का स्वभाव तो अच्छा होता है, पर उसे भ्रष्ट करने के पीछे कारण वहाँ सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। रूसो ने, आपको पता होगा कि इन्होंने ह्यूमन नेचर को अच्छा माना है। इन्होंने माना है कि ह्यूमन प्रेम पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे के प्रति उनमें सहानुभूति भी होती है, पर ये समाज और इंस्टीट्यूट्स हैं जो ह्यूमन के नेचर को करप्ट बना देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, इन विच बुक डिड रॉल्स कंस्ट्रक्ट द इंटरनेशनल सिस्टम ऑन अ लिबरल बेसिस? रॉल्स ने अपनी किस पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को उदारवादी आधार पर निर्मित किया? ए जस्टिस एज फेयरनेस में, बी द लॉज ऑफ पीपल में, सी थियरी ऑफ जस्टिस में, डी पॉलिटिकल लिबरलिज्म में। रॉल्स के बारे में भी मैंने बहुत से क्वेश्चंस कराए हैं। अब पर्टिकुलरली आपसे ये पूछ लिया गया है कि ये इन्होंने किस में मेंशन किया है, किस बुक में इन्होंने ये बात लिखी है, इन्होंने ये अप्लाई किया है जहां पर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को उदारवादी आधार पर निर्मित किया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द लॉज ऑफ पीपल्स। जॉन रॉल्स की ये बुक है और इसी बुक में इन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम को लिबरल बेसिस पर बनाया है। इन्होंने इसमें लिखा है कि लोगों के बीच उचित व्यापार होना चाहिए, कोऑपरेटिव बैंक से लोगों को लोन आसानी से मिल जाना चाहिए, लोग फ्री रहें, ट्रीटीज़ को फॉलो करें, इंटरफेयर ना करें और एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की मदद करे। ये सारे उदारवादी विचारधारा है और इस पूरी थिंकिंग को इन्होंने अपनी बुक द लॉज ऑफ पीपल में मेंशन किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रेंच फेनॉन कॉल्ड? फ्रेंच फेनॉन को क्या कहा जाता है? ए सोशलिस्ट, बी कम्युनिस्ट, सी नियो मार्क्सिस्ट, डी इंडिविजुअलिज्म। समाजवादी, समुदायवादी, नव मार्क्सवादी या व्यक्तिवाद? बताइए कि फ्रेंच फेनॉन को क्या कहा जाता है। ए बी सी डी में सही आंसर क्या होगा? देखिए, फ्रेंच फेनॉन पर भी बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्योंकि ये न्यूली एडेड है, तो आपको इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ब्रीफ में पढ़िए। मैंने इन पर जितने क्वेश्चंस कराए हैं उनको आप फॉलो करिए, तो आपका एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन फ्रेंच फेनॉन पर आएगा तो वो फंसेगा नहीं। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फ्रेंच फेनॉन को अगर आपने ब्रीफ में भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये किस विचारधारा से प्रेरित हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच फेनॉन को नव मार्क्सवादी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा, इनके अनुसार ये था कि आर्थिक आधार पर तो डिफरेंसेस हैं, जैसे कि मार्क्सिस्ट कहते हैं, लेकिन साथ ही प्रजातीय भेदभाव और सांस्कृतिक आधिपत्य को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये फ्रेंच फेनॉन का मानना था। इन्होंने कहा कि मार्क्सिस्ट रंग भेद के बारे में बात ही नहीं करते, केवल सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग की बात करते हैं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड नेशंस के लिए ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड नेशन में साम्राज्यवाद के साथ साथ रंग भेद नीति का भी शोषण विद्यमान है। इसीलिए बात जो है प्रजातीय भेदभाव पर भी करनी चाहिए और सांस्कृतिक आधिपत्य भी, और इन्हीं पर ही फ्रेंच फेनॉन के सारी विचारधारा केंद्रित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, हु इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ मोनार्की गवर्नेंस? साम्राज्य शासन के प्रबल समर्थक कौन हैं? यहाँ पर आप राजतंत्र भी ले सकते हैं। ए अरिस्टोटल, बी फ्रेंच फेनॉन, सी रॉबर्ट नॉजिक, डी जॉन रॉल्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आज का, इसका आंसर सबको आना चाहिए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अरस्तु राजतंत्र शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट इज टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स? किसके अनुसार राज्य का मुख्य कार्य व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा करना है? ए जॉन रॉल्स, बी रॉबर्ट नॉजिक, सी रूसो, डी अरिस्टोटल। बताइए, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने कराया है पहले। इसका सही आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से?
देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। रॉबर्ट नॉजिक ने बताया है कि राज्य का मुख्य कार्य व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा करना होता है। ऐसा नहीं है कि राज्य प्रॉपर्टी डिवाइड करने लगे कि इतना अमीरों के पास है फिर इतना गरीबों को दे देना चाहिए इनको, इससे राज्य का कल्याण होगा, इससे गरीबों का कल्याण होगा, ऐसा नहीं है। इसी वजह से रॉबर्ट नॉजिक वेलफेयर स्टेट के भी खिलाफ थे, कल्याणकारी राज्य के भी विरुद्ध थे रॉबर्ट नॉजिक। उन्होंने कहा कि ह्यूमन के पास जो प्रॉपर्टी है ये इनकी मेहनत की है, इनकी वो अपनी क्वालिटीज़ की वजह से इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर पाते हैं और ये उनका हक है और प्रॉपर्टी पर टैक्स भी नहीं लगाया जा सकता। इसका भी समर्थन रॉबर्ट नॉजिक ने किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, हु अमेंडेड कार्ल मार्क्स आइडियाज? कार्ल मार्क्स के विचारों में संशोधन किसने किया? ए एडवर्ड बर्नस्टीन ने, बी बार्कर ने, सी एंजल्स ने, डी जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने। बताइए कार्ल मार्क्स का आइडिया आपको पता है, इसमें संशोधन किसने किया? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। एडवर्ड बर्नस्टीन और माइकल बाकुनिन दोनों ने ही मार्क्स के थॉट्स को अमेंड किया है, थोड़ा बहुत उसमें सुधार लाया है। इन्होंने कहा एडवर्ड बर्नस्टीन ने कि जैसे जैसे कैपिटलिस्ट का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे मध्यम वर्ग ज़्यादा पावरफुल हो रहा है और कैपिटलिस्ट के डेवलपमेंट से ही प्रोलेटेरियन क्लास की कंडीशन भी इम्प्रूव हो रही है और अगर हमें समाजवाद की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए क्लास स्ट्रगल या रिवोल्यूशन नहीं करना चाहिए। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर क्लास स्ट्रगल होगा, वर्ग संघर्ष होगा, क्रांति की जाएगी तो उससे समाजवाद की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो उसी का खंडन किया एडवर्ड बर्नस्टीन ने कि ऐसा नहीं है, हम इनके थ्रू समाजवाद को प्राप्त नहीं कर सकते बल्कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के थ्रू हम सोशलिज्म को अटेन कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू whom Rawls saw the individual as isolated and immortal rather than a member of the group as isolated? हिंदी में किसके अनुसार रॉल्स ने व्यक्ति को एकांकी व अमूर्त के रूप में देखा, समूह के सदस्य के बजाय अलग थलग रूप में देखा? ए सोशलिज्म समाजवाद, बी कम्युनलिज्म समुदायवाद, सी इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद, डी मार्क्सिस्ट मार्क्सवादी। बताइए ये किसकी विचारधारा है जॉन रॉल्स को लेकर के? एक तरह से इस स्टेटमेंट में जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। किस अप्रोच ने, किस विचारधारा ने क्रिटिसाइज किया? अब आप ये बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। समुदायवाद ने रॉल्स के लिए कहा है कि रॉल्स ने व्यक्ति को एकांकी व अमूर्त के रूप में देखा, समूह के सदस्य के बजाय अलग थलग रूप में देखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन है, विच थिंकर अपोज्ड कोलोनियलिज्म, फॉरेन रूल, कल्चरल इंपीरियलिज्म एंड एथनिक प्रेजुडिस? किस विचारक ने उपनिवेशवाद, विदेशी शासन, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और जातीय पूर्वाग्रह का विरोध किया? ए मार्क्स है, कार्ल मार्क्स जी, बी एंजल्स है, सी फ्रेंच फैनॉन है, डी हना आर्डेंट है। बताइए अब यहाँ पर 4 चीज़ें हैं। देखिए उपनिवेशवाद, विदेशी शासन, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, जातीय पूर्वाग्रह, इन सब को क्रिटिसाइज किसने किया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चंस आप सारे लगाया करिए, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पहले अगर आपने नहीं लगाए हैं क्वेश्चंस वेस्टर्न थॉट के तो आप ज़रूर लगाइए। जब आप हर क्वेश्चन सीरीज लगाएंगे तो उससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फ्रेंच फैनॉन ने कोलोनियलिज्म, फॉरेन रूल, कल्चरल इंपीरियलिज्म और एथनिक प्रेजुडिस चारों का ही इन्होंने विरोध किया है। क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि इनका अंतिम लक्ष्य है संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता। और कोलोनियलिज्म को इन्होंने कहा कि ये कैपिटलिस्ट के लिए वर्क करता है
उपनिवेशवाद ये पूंजीपति वर्ग के लिए काम करता है। श्वेत जातियाँ जो हैं वो विदेशी लैंड और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स फ्रेंच फैनॉन ने इनके अगेंस्ट दे करके इनको अपोज किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन है, अरेंज दीज बुक्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय फ्रेंच फैनॉन एज पर देयर पब्लिशिंग ईयर्स। आपको फ्रेंच फैनॉन की बुक दी हुई है, आपको इनको पब्लिशिंग ईयर के अकॉर्डिंग ईयर वाइज लगाना है कि सबसे पहले कौन सी बुक पब्लिश हुई, उसके बाद कौन सी बुक पब्लिश हुई। ब्लैक स्किन वाइट मास्क है, इस बुक का जिक्र मैंने कई बार किया है, तो अगर आपने देखा होगा, और पता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें कि आपको जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं आपके सिलेबस में उनकी जो इम्पॉर्टेंट बुक है और पब्लिशिंग ईयर के साथ आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए, उसमें जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स आपके सिलेबस में हैं और उनकी जो इंपॉर्टेंट बुक आपको एग्जाम में आ चुकी है और आ भी सकती हैं वो आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तब आपको ब्लैक स्किन वाइट मास्क का पब्लिशिंग ईयर पता होगा। अ डाइंग कॉलोनिज्म, द रेस्ट ऑफ द अर्थ इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, लास्ट ईयर पूछी गई थी। टुवर्ड्स द अफ्रीकन रिवोल्यूशन, इन चारों को आप इनके पब्लिशिंग ईयर के अकॉर्डिंग लगाइए। ABCD चारों ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अगर आपसे बुक का पब्लिशिंग ईयर एग्जाम में कंटिन्यू पूछा जा रहा है तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर आप नंबर ईजिली अटेन कर सकते हैं, आपको ईजिली नंबर गेट हो सकते हैं। अगर आपको जब भी पता है कि हाँ 2 से 4, 4 से 6 क्वेश्चन आपको पब्लिशिंग ईयर पर बुक एंड ऑथर पर आएगा तो आप उन्हें बिल्कुल भी लीव मत करिए एग्ज़ाम के लिए, उन्हें अच्छे से पढ़िए, वहाँ पर आप इजीली नंबर गेट कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ सकता है, अरेंज करने के फॉर्म में आ सकता है, स्टेटमेंट्स में भी रहता है। और ये ऐसा है कि सबको पता होता है कि बुक और ऑथर आएगा, पब्लिशिंग ईयर आएगा, तो इन्हें आप छोड़कर बिल्कुल मत जाइए एग्जाम के लिए। अच्छे से बुक का पब्लिशिंग ईयर लर्न कर लीजिए, उसके ऑथर कौन है ये लर्न कर लीजिए। अब देखिए ब्लैक स्किन वाइट मास्क ये कब पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश हुई थी 1952 में। फिर है अ डाइंग कॉलोनिज्म, इनकी इंपॉर्टेंट बुक है 1959 में। द रेस्ट ऑफ द अर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 19, कई लोग को उसका पब्लिशिंग ईयर याद होगा अच्छे से, 1961। और टुवर्ड्स द अफ्रीकन रिवोल्यूशन 1964। चलो पब्लिशिंग ईयर हो गया, अब इनको अरेंज करना है। सबसे पहले आएगी ब्लैक स्किन वाइट मास्क 1952, फिर आएगी अ डाइंग कॉलोनिज्म 1959, द रेस्ट ऑफ द अर्थ 1961 और लास्ट में टुवर्ड्स द अफ्रीकन रिवोल्यूशन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बिल्कुल ऐसे ही ये बुक्स अपनी पब्लिशिंग ईयर के अकॉर्डिंग लग जाएंगी। जिन्होंने भी ए ऑप्शन लगाया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18th क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कल्चरल रेवोल्यूशन। सांस्कृतिक क्रांति के बारे में कौन सा कथन सही है। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में, सबने कल्चरल रेवोल्यूशन पढ़ रखा होगा। अब आप बताइए कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है अटेम्प्ट टू स्टॉप ब्यूरोक्रेसी इन द पार्टी, दल में नौकरशाही रोकने का प्रयास, यह था कल्चरल रेवोल्यूशन का एम। या सेकेंड, प्रमोट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता के केंद्रीकरण को बढ़ावा देना, ये था। या फिर देखिए ओनली फर्स्ट सही है या ओनली सेकेंड स्टेटमेंट सही है, ये दोनों सही हैं या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। कल्चरल रेवोल्यूशन माओ जेडुंग ने लीड किया, 1966 में ये स्टार्ट हुआ था। अब इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, जब आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, देखिए माओ जेडुंग जब आप पढ़ेंगे तो आपको कल्चरल रेवोल्यूशन वहाँ ज़रूर मिलेगा और उसका होने का कारण क्या था, उसका एम क्या था, तो आपने अगर उसे पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से सही कर सकते हैं। ABCD में से सही आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं। अटेम्प्ट टू स्टॉप ब्यूरोक्रेसी इन दी पार्टी, दल में नौकरशाही रोकने का प्रयास, ये बिल्कुल सही है। कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है प्रमोट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता के केंद्रीकरण को बढ़ावा देना, क्या ये बात सही है कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में, क्या ये इसका एम था, ऑब्जेक्टिव था क्या। बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है।
सत्ता में केंद्रीकरण को बढ़ावा देना नहीं था बल्कि रोकने का प्रयास करना था। तो इस तरह का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कल्चरल रेवोल्यूशन। करेक्ट। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। देखिए जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन एग्जाम के लिए लगाएंगे आपकी तैयारी एग्जाम के लिए उतनी अच्छी हो जाएगी। अब अगर आपका एग्जाम पास है तो आपके लिए क्वेश्चन लगाना सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। मोस्टली क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए, उसका आंसर जानिए और रीज़न जानिए कि अगर ये आंसर सही है तो क्यों सही है। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर जानने के बाद आगे बढ़ना ही सही नहीं है, आप उसका एक्सप्लेनेशन भी जानिए कि क्यों सही है, खुद से कोशिश करिए उसे ढूंढने की, तब आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो पाएगी। और अगर आपको आज कोई डाउट है तो आप कमेंट में उसे ज़रूर मेंशन करिए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड के शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। और अगर इसके पहले आपने पॉलिटिकल थियरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखिए। देखिए मोस्टली यूनिट से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और सारे न्यूली सिलेबस बेस्ड हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आज आप प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट बनेंगे एग्जाम के लिए। इसलिए क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। बगल में बेल आइकन दिया होगा, आप उसे प्रेस कर लीजिए जिससे आपको वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।